नमस्कार, स्वागत है आप सबका हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरानी। यह आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान आप हमारे साथ सीधे जुड़ भी सकते हैं। आज हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, सबसे पहले हम उस विषय के बारे में बता दें आपको, ताकि आप जब हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम के दौरान तो आपको किस विषय संबंधित बात करनी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये योजना क्या है, कौन कौन इसके दायरे में आता है, कैसे जो किसान भाई बहन हैं इससे लाभ उठा सकते हैं, इस सब पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे आपका परिचय हम करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार मौजूद हैं, सहायक आयुक्त कृषि मंत्रालय। सर, स्वागत है आपका स्टूडियो में। एक और एक्सपर्ट डॉक्टर पीसी सुधाकर, मैनेजर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है स्टूडियो में। टोल फ्री नंबर अपने दर्शकों को बताते हैं कि कौन सा वो नंबर है जिससे आप सीधे जुड़कर हमारे दोनों एक्सपर्ट से जानकारी हासिल कर सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। 1800113060, 1800113061, ये वो नंबर है जिससे आप जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। तब तक हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, हम बातचीत का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार, पहला सवाल मैं आप ही से जानना चाहूँगी, इस योजना के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे किसान भाई बहनों को। हो सकता है कि हमारे बहुत से किसान भाई बहन जानते हो इस योजना के बारे में, अपने आप को उन्होंने एनरोल भी करवा रखा हो, लेकिन ये योजना कुल मिलाकर कैसे लाभ पहुंचाती है, क्या कहती है ये योजना हमारे किसानों को? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 16 से लागू की गई है और पहले भी बीमा योजनाएं चल रही थी, उसमें बहुत सारे सुधार किए गए थे। और खरीफ 16 से जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो ये योजना को लागू किया गया, जिसमें मुख्य बातें ये है कि किसानों को प्रीमियम दर बहुत कम दिया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे फसलों को इसमें कवर किया गया है। जो आपका स्केल ऑफ फाइनेंस के बराबर इसमें जो आपकी बीमित राशि है बढ़ा दिया गया था। इससे ये फायदा होता था कि जितना आपको क्षति हुआ है फसल का, उस जितने क्षति हुए उसकी पूरी क्षतिपूर्ति हो सके, ये सुनिश्चित किया गया था। इसमें सबसे चीज़ें सुनिश्चित की गई है कि आपको किसानों को समय पर भुगतान हो। इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी हम लोग इसमें समावेश किए हुए हैं और हर एक स्टेक होल्डर को इसमें इंटीग्रेट करने के लिए एक फसल बीमा पोर्टल बनाया गया है, ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान हम जल्द से जल्द कर सके और किसानों को हम लाभान्वित कर सके। ठीक है सर, और भी जानेंगे इस योजना के बारे में, और उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए, कुछ और जानकारियां हासिल कीजिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं का फसलों पर सीधा असर पड़ता है और ऐसे में या तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं या फिर इनसे मिलने वाली कम उपज का असर किसान की जेब पर पड़ता है। ऐसे में किसान खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। इन स्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान करना होगा। वहीं वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम की राशि केवल 5% होगी। इस योजना में किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत कम रखी गई हैं। साथ ही शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूरी बीमित राशि दी जाए। इस योजना में सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बना दिया गया है। अभी तक जो किसान लोन लेते थे उनका इस योजना से जुड़ना जरूरी था और फसल का बीमा करना होता था, लेकिन अब ये योजना किसान की इच्छा पर निर्भर करती है कि वह बीमा कराना चाहते हैं या नहीं। साथ ही बिना लोन लेने वाले किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए प्रीमियम की हिस्सेदारी को बदलकर 90% केंद्र और 10% राज्य किया गया है।
जो कि पहले 50-50% था। साथ ही फसल उपज डेटा देने में हुई देरी का अब तकनीकी रूप से समाधान किया जाएगा। राज्यों के पास अब उपज में कमी आधारित कवर के अलावा अतिरिक्त जोखिम कवर चुनने का भी विकल्प होगा। तो हम और बात करते हैं, हमारे साथ एक और मेहमान डॉक्टर पीसी सुधाकर मौजूद हैं। सर, आप क्या बताएंगे इस योजना के बारे में? और जैसा हमने रिपोर्ट में भी जिक्र किया और डॉक्टर सुनील कुमार ने भी बताया, काफ़ी अहम जानकारियां हैं ये। लेकिन जो किसान, जैसे अभी रिपोर्ट के जरिए भी हमने बताया कि आप लोन नहीं लेते हैं तभी भी आप जुड़ सकते हैं, और लोन लेते हैं तो आप अब बाध्य नहीं है, आप लोन ले सकते हैं, लेकिन आप बीमा योजना चुनते हैं या नहीं चुनते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। ये जो लिबर्टी है, ये जो स्वैच्छिक स्थिति में लाया गया है किसानों को, ये कितना फायदेमंद है किसानों के लिए? या क्योंकि जानकारी दे देना उनको कि ये आपके लिए कितनी लाभकारी होगी अगर आप इस फसल बीमा योजना से जुड़ते हैं, तो वो कहीं गैप रह गया है, या आप अपने स्तर पर क्या बताएंगे? देखिए किसान भाई, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम बीमा लेते ही क्यों हैं। आप जैसे हम लोग जो भी किसान खेती करते हैं सब जानते हैं कि जैसे खेत की तैयारी शुरू करते हैं उसी समय से उसमें लागत लगती चली जाती है। बुआई करते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, खरपतवार निकालते हैं, कीड़े मारने की दवाइयाँ डालते हैं, और तरह तरह के ऑपरेशंस में हमें करीब धान का देखें तो 50,000 रुपये खर्च होते हैं। अगर हम योजना में सम्मिलित हों तो ये 50,000 रुपये की जो है एक गारंटी हो जाती है, कम से कम 50,000 रुपये हमारा सुरक्षित रहेगा। और किसान को देना कितना होगा? 50,000 का सिर्फ 2%। बाकी सारी जो भी प्रीमियम है वो भारत सरकार और राज्य सरकार उसको वहन करती है। किसान भाई सिर्फ 2% देंगे तो 1,000 रुपये देकर के अपना 50,000 की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसीलिए चाहे तो योजना स्वैच्छिक हो गई हो, पहले तो योजना में जो भी किसान किसी फसल के लिए ऋण लेते थे और अगर वो फसल की बीमा निश्चित की जाती थी तो उनके खाते से पैसा स्वतः काट लिया जाता था। लेकिन अब किसानों को ये सुविधा दी गई है कि वो चाहें तो अपना रिस्क का जो भी आकलन करके स्वेच्छा से योजना में शामिल हों, और अगर वो नहीं शामिल होना चाहते हैं तो जो कट ऑफ डेट होती है जनरली 15 जुलाई रखी गई है, उसके एक सप्ताह पहले बैंक में जाएं जहां से आपने ऋण लिया है और उनको एक फॉर्म भर के दे दें कि हमें ये योजना में सम्मिलित नहीं होना है, तो आप योजना से खुद स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर कोई किसान नहीं ले रहा है फसल बीमा योजना तो वो कैसे अपना नुकसान कर रहा है, और अगर वो योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे और क्या क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ राजेश, एक दर्शक जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। स्वागत है राजेश जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। जी, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा जो है स्कीम, उसमें मतलब सभी फसलों का बीमा हो सकता है क्या? रबी, खरीफ? ओके। हाँ, इस योजना में सभी फसलों का बीमा होता है, लेकिन आपको राज्य सरकार अधिसूचित करते हैं कि कौन कौन फसल इसमें शामिल किया जाए। राज्य सरकार ये देखते हैं कि किस किस फसलों में जोखिम ज़्यादा है और वहाँ का पैदावार किस किस फसलों का ज़्यादा होता है, उसी के आधार पर यह अधिसूचना की जाती है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः सभी खाद्यान्न फसलें, तिलहन, बागवानी, कुछ बागवानी फसलें शामिल किए गए हैं, और खरीफ और रबी दोनों सीजन में इन योजना को लागू किया गया है। और जिन फसलों को छोड़ा जाता है उसका आधार वही है कि अगर वो, क्योंकि देखिए आजकल ऑर्गेनिक का भी ज़माना है, कुछ जो किसान हैं वो बहुत प्रगतिशील किसान हैं और वो चाहते हैं कि कुछ नया इनोवेटिव वो लेकर आएँ या कोशिश करें कम से कम कुछ नया करने की, तो क्या वो चीज़ें कवर हो पाती हैं? कितने हद तक हो पाती हैं? नहीं, कवर होती है। जैसे आपका एक, हम लोग इसको समझना पड़ेगा, योजना का स्वरूप में जो है ये क्षेत्र आधारित योजनाएं हैं जिसमें पूरे किसानों को एक यूनिट माना जाता है और उसके क्षति की आकलन जो होता है सैंपल बेसिस पर होता है। तो इंडिविजुअल किसान कि कभी कभी होती है कि क्षेत्र आधारित योजना में जितना क्षति होता है उतना नहीं भुगतान होता है, लेकिन इस योजना में और एक समावेश किया गया है कि कुछ पेरिल्स के लिए जो है व्यक्तिगत क्षति के आधार पर वो मिलता है, जिसमें आपका कितना क्षति हुआ उसके आधार पर मिलता है, लेकिन उसके लिए 5 पेरिल्स दिया हुआ है। लेकिन मुख्यतः ये है सभी फसलों को शामिल किया गया। कुछ फसलें जो माइनर हैं, कुछ कुछ क्षेत्रों में होते हैं या उसका इल डेटा नहीं है, जिसको हम किसी तरह से उसकी पैमाना हम क्षतिपूर्ति का निर्धारण नहीं कर पाते
पाते हैं। केवल राज्य सरकार उन्हीं केवल फसलों को बाहर रखी, बाकी मुख्यतः सभी फसलें हैं। ठीक है सर, कैसे आकर्षित किया जाता है कि आप जुड़िए, क्योंकि ये आपके लिए लाभकारी योजना है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 50,000 का नुकसान हो सकता है, लेकिन आप 1,000 रुपया प्रीमियम अगर देते हैं तो आप एक तरह से उस नुकसान को बचा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको नुकसान होगा ही, कई बार होता है कि आपको नुकसान नहीं होता तो वैसे में वो 1,000 रुपये शायद आपको दर्द दे जाते हैं। क्या ये बड़ा कारण है कि कुछ लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि किसानों के पास ज़्यादातर जो है पेइंग कैपेसिटी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो थोड़ा कम होता है, नगदी की थोड़ा अभाव होता है, तो उनके लिए 1,000 रुपये कभी कभी काफ़ी मायने रखता है। लेकिन किसान भाइयों को ये समझना होगा कि आप 1,000, आप सोच लीजिए कि 1,000 रुपये आप कितने साल तक जमा करोगे, क्योंकि अभी जो फ्रीक्वेंसी है लॉस होने की, हर दूसरे या तीसरे या चौथे साल तो नुकसान हो ही जाता है। अगर 4 साल आप 1,000 रुपया दोगे भी तो 5वां साल अगर आपका नुकसान हो गया तो आप सोच लो कि 50,000 रुपया तक आपको क्षतिपूर्ति हो जाएगी, तो आपको फिर ये 4,000 रुपये खलेंगे नहीं। ये दूसरा तरीका इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि हम पूरा देश को ही मान लीजिए, ये कोई जरूरत नहीं है कि सारा देश में एक साथ बाढ़ आ जाए, कुछ इलाके में आएगा, तो आप इसको एक सोशल कॉज के रूप में भी ले सकते हैं कि हमारा पैसा हमें नहीं मिला, किसी और को मिला जिसको नुकसान हुआ है, तो एक तरह से आप सोशल सर्विस भी कर रहे हैं। तो ये दोनों तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आप बीमा योजना में सम्मिलित होना स्वतः ही चाहिए। और इसमें बाढ़, सूखा यही सब आता है, या जैसे आजकल हम देख रहे हैं टिड्डियों का हमला हो गया, वो सब चीजें भी अगर हो जाती हैं, नेचुरल कैलेमिटी ना होकर अगर कुछ और वजहों से भी हो जाए तो क्या वो भी इसमें कवर किया जाता है? देखिए, ये योजना अभी जैसा सुनील जी ने बताया कि ये एक एरिया आधारित योजना है, एक क्षेत्र आधारित है, तो जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो किसी एक बड़ी क्षेत्र पे आएगी, इसलिए प्राकृतिक आपदाएं जो कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो स्वतः ही हो जाती हैं। और बीमा में जो है जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसी का बीमा होता है। जैसे कोई जाके फसल जबरदस्ती काट ले तो ये बीमा योग्य नहीं है, या कोई अपना पशु जाके वहां छोड़ दे जानबूझ करके, जिसको हम रोक सकते हैं वो इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकता है। जिसको हम रोक नहीं सकते वही योजना में सम्मिलित हो पाएगा, क्योंकि जिसको हम रोक सकते हैं उसको हम जानबूझ के खेतों में छोड़ रहे हैं, यही कारण है। ठीक है, आग लगना होता है इसमें शामिल? आग लगना, अगर प्राकृतिक आग लग गई बिजली गिरने के कारण तो होता तो है। ये इसको इंडिविजुअल लेवल पे उसको कवर किया गया है। अगर एक खेत में भी ऐसा होता है तो बीमा कंपनी को 48 से 72 घंटे में सूचना दे दे तो उसके खेत का सर्वे हो जाएगा और उसकी जितनी क्षतिपूर्ति होगी उतनी भुगतान उसको की जाएगी। ठीक है सर, एक और दर्शक शिव कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है शिव कुमार जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। फसल का। हाँ जी, हेलो जी जी, टीवी की आवाज कम कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी मैडम, हम लोग जो बीमा वो देखो नाम आता हम वो जो बीमा करवाते हैं फसल का, उसका पैसा नहीं मिलता मैडम। पैसा नहीं मिलता? कब आपने बीमा करवाया था, किस फसल का पैसा नहीं मिला, थोड़ा अगर बता दें। मैडम 10-12 साल से हर फसल का बीमा करवाते हैं। अच्छा जी, कहाँ गलती रह जाती होगी जो इनको बीमा नहीं मिलता? कई बार कागजों में हो सकता है चूक रह गई हो, जानकारी का कुछ अभाव हो, क्या बताएंगे? मैडम तो जानकारी सब वगैरह सब होती है, उससे जाओ तो कहने लगे नहीं इसका कुछ नहीं हुआ। नहीं, ठीक है, करता रहा हमारा। देखिए, इस संदर्भ में इस क्वेश्चन को मैं 2-3 भागों में बांटना चाहता हूँ। जी जी। पहला चीज़ ये है कि बीमा योजना है, जहाँ क्षति होगी वहाँ इसकी योजना का लाभ मिलेगा। और ये क्षति होती है, क्षति की आकलन राज्य सरकार करती है। तो इसमें इंडिविजुअल किसानों का जो व्यक्तिगत आधार पर होते हैं उनकी सूचनाएं देना होता है केवल, लेकिन क्षेत्र आधारित जो होती है उसकी राज्य सरकार यील्ड असेसमेंट करके देती है। जहां यील्ड असेसमेंट में शॉर्टफॉल आएगा, एक पैमाना रखा हुआ है जिसको थ्रेशोल्ड कहते हैं, हर एक क्षेत्र के लिए निर्धारित होता है पिछले आंकड़ों के आधार पर। उसमें से अगर कमी होती है तो बीमा का भुगतान होता है। अब रही इंडिविजुअल आदमी का कि भुगतान क्यों नहीं हुआ, तो पहले क्या होता थे, जो सारे लोग जुड़ते थे बैंक से जुड़ते थे, बैंक का डेटा जो आता था बीमा कंपनी को आता था और उसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती थी। इसी के लिए हम लोग ने फसल बीमा पोर्टल बनाया है कि हर एक बीमित किसान का इन सूचनाएं होती है और खुद बीमित किसान ही पोर्टल पर जाके अपनी जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो ये जो बीच में हो सकता है 1-2% लीकेजेस रहे होंगे, इसी लीकेजेस को दूर करने के लिए सरकार ने लगातार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये इस योजना में इम्प्रूवमेंट लाया है। और हम लोग चाहते हैं कि हर एक किसान जिसकी क्षति हुई है, बीमित किसान है और उनकी फसल क्षति हुई है, क्षतिपूर्ति के मापदंड के अनुसार उनकी क्षतिपूर्ति बनती है तो भुगतान हो।
ठीक है सर, और ये भी हम जानेंगे आपसे कि अगर मान लीजिए कि जैसे इनका सवाल है कि इनको भरपाई नहीं हुई, पैसा नहीं मिला, तो क्या कहीं पर शिकायत भी की जा सकती है और उसका निवारण कैसे हो सकता है, इस सब पर भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे, आप देखते रहिए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। 2 एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और साथ ही हमारे दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका। क्या सवाल है? राजस्थान से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, स्वागत है सर, सवाल पूछ ले बलवंत सिंह जी। हाँ जी, सवाल ये जी 2018 में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था हमारे, और 50% लोगों को बीमा मिला है, 50% को नहीं मिला बीमा। ओके। एसबीआई बैंक की तरफ से बिल्कुल नहीं मिला, जबकि वो तो सरकारी बैंक है। 50% जो लोगों को मिला, वो कौन लोग, कैसे मिला है उनको, कौन से बैंक से मिला है? एसबीआई की तरफ से बिल्कुल कम मिला ही नहीं मैडम हमारे को तो। अच्छा, इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ओलावृष्टि का जो कवरेज होता है वो हम लोग व्यक्तिगत आधार पर भी करते हैं। तो अगर व्यक्तिगत खेत स्तर पर वो सूचनाएं दिए हैं, 72 घंटे में सूचनाएं देनी होती है बीमा कंपनियों को, और अगर 72 घंटे में आप किसी अन्य चैनल को भी दिए, राज्य सरकार को दिए, बैंक को दिए, तो उनको 48 घंटा और दिया जाता है। पूरे 5 दिन के अंदर अंदर सूचनाएं दी जाती है और उसके बाद उनका असेसमेंट होता है। जो सूचना देते हैं उनके खेत पर जाके सर्वे होता है, उसके आधार पर क्षतिपूर्ति होती है। दूसरा है कि अगर आप मरने की क्षतिपूर्ति का किसी कारण से छूट गया, अदर हो गया, तो अगर व्यापक स्तर में, जैसे आप बता रहे हैं कि 50% किसानों को मिला, मतलब ये व्यापक स्तर पर हुआ होगा, तो व्यापक स्तर पर हुआ, अगर किसान नहीं दे पाए सूचना या उनका क्षति नहीं हुआ होगा, तो खेतवार आकलन जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर एरिया बेस्ड पर जो ईल्ड होता है आपके यूनिट में, जो ग्राम पंचायत का क्षेत्र है आपका, वो इकाई क्षेत्र है, उसमें अगर ईल्ड में कमी जो आई है, उसमें पूरे किसान जो भी बीमित हैं उस ग्राम पंचायत में सभी को क्षतिपूर्ति मिलेगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसमें एक सवाल, एक चीज में और जोड़ना चाहूंगा इनको, कि आप जो 50% किसानों को मिलने की बात बता रहे हैं, वो क्या आपके ग्राम पंचायत से हैं या दूसरे ग्राम पंचायत से हैं? अगर वो आपके ग्राम पंचायत से हैं और आपका बीमा है फिर भी नहीं मिला, तब ये एक सवाल है। अगर वो दूसरे ग्राम पंचायत के हैं तो ये नॉर्मल है, ऐसा हो सकता है। नहीं तो इसमें भरपाई हो सकती है क्या, कि अब वो ग्राम पंचायत कुछ कर सकती है या इंडिविजुअल लेवल पर अपने स्तर पर ये कुछ कर सकते हैं? हाँ, अगर ओलावृष्टि की जहाँ तक बात है तो ओलावृष्टि जो स्कीम प्रावधानों के अनुसार इंडिविजुअल लेवल पे कवर है। अच्छा। अगर उनके खेत में ओलावृष्टि हुई तो उनको 72 घंटे के अंदर जो भी बीमा कंपनी है उनको सूचना देनी होती है, या तो सीधे डायरेक्ट दे दें उनको, या 2 साल हो गए, अब तो 2 साल हो गए, तब तो वो तो प्रावधान खत्म ही हो गया। अब इनको ये देखना है कि जिसके बारे में बता रहे हैं 50% जिसको पंचायत के जिसमें वो हैं या किसी और के हैं, अगर उसी के हैं तब तो इनको उस कंपनी को के जो है गृहांश लॉज करना चाहिए। इन्होंने बैंक का नाम लिया तो बैंक वही कर, मैं इसलिए सवाल पूछा, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि ये जो बैंक है, हो सकता है किसी ग्राम पंचायत को सुविधा दे रही हो। अच्छा। बीमा जो भी किसान होंगे एक पर्टिकुलर ग्राम पंचायत के होंगे, और जो दूसरे बैंक वाले की जो बात कर रहे हैं, हो सकता है उस ग्राम पंचायत का कोई किसान उसमें ना हो, किसी और ग्राम पंचायत का हो,
जहाँ पर कि एरिया अप्रोच के आधार पे उपज में कमी पाई गई हो और वहाँ सभी किसानों को पैसा मिल गया हो। अच्छा, इसमें एक चीज और जो मैं जानना चाहती हूँ सर कि मान लीजिए इन्होंने बीमा ना करवा रखा हो, तभी भी क्या ये हकदार हैं क्योंकि ओलावृष्टि हुई है? नहीं, ये तो सबसे पहला स्टेप वही है कि आपको बीमा में सम्मिलित होना होगा। ओके, और मान लीजिए कि कोई बीमा में सम्मिलित है लेकिन किन्हीं कारणों से अपना कोई 1 या 2 प्रीमियम नहीं वो पे कर पाया, तो प्रीमियम पे करेंगे तभी सम्मिलित होंगे। नहीं, वो आप पहले आप सालाना फसल का पहले आपको प्रीमियम पे करना होता है, उसके बाद आप लाभार्थी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वैसे में आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है और ये इसलिए ज़रूरी हैं बातें क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको बीमा का लाभ मिले तब आप जो भी स्टेप बाय स्टेप जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें, जानकारी अपनी पुख्ता रखें, समय पर अपनी जानकारी जहां पहुंचानी है वहां पर पहुंचा दें। अलावा इसके ये भी जानना चाहती हूँ सर मैं कि आपने कहा कि कुछ फसलें हैं और क्षेत्रवार फसलें हैं जिनको कि सम्मिलित किया गया है, लार्जली सब फसलें हैं, तो उसमें कैसे क्लासिफाई कर रखा है? जो मुख्यतः जो अपनी दलहन तिलहन वो फसलें हैं उनको कैसे मिलता है बीमा? कुछ लोगों के बाग होंगे तो बाग जिनके लगे हुए हैं या फूलों की जो खेती करते हैं, तो इसमें कैटेगरीज अलग अलग हैं या ये बीमा योजना एक ही तरह से काम करती है? देखिए, मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि सरकार की मंशा है कि सभी से सभी फसल बीमा योजना में आए। इसके लिए 2 तरह की फसल बीमा योजनाएं हैं। एक यील्ड आधारित है, उपज आधारित है, जिसमें उपज होते हैं उसके आकलन उसके आधार पर करते हैं, और दूसरा है कि मौसम आधारित है। किसी फसलों का जैसे आम है, लीची है, तो उसकी डेंसिटी नहीं पता है, उसकी एज नहीं पता है, उसका एक हम यील्ड असेसमेंट नहीं कर पाते साइंटिफिकली, तो उस चीज़ों को हम लोग कहते हैं कि नहीं, आप इसको मौसम आधारित फसल बीमा में योजना कीजिए। मुख्यतः दलहन खाद्यान्न फसलें जो हैं सारे यील्ड बेस्ड में कवर हैं। कुछ जो है जैसे सब्जियां हैं उनके यील्ड नहीं होते, पत्तेदार सब्जियां हैं और सारे जैसे फल भी हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका बहुत सारा हम यील्ड नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे प्रायोगिक स्तर पर हम लोग उनको यील्ड बेस्ड में भी करने की कोशिश कर रहे हैं, सेब वगैरह है। लेकिन जहाँ जहाँ हमें एक साइंटिफिक, क्योंकि हम जब यील्ड असेसमेंट करते हैं तो बहुत साइंटिफिक तरीके से यील्ड असेसमेंट होती है कि पूरी ट्रांसपेरेंट वे में होती है, उसकी एक मेथोलॉजी है। उसके आधार पर जहाँ जहाँ राज्य सरकार कर पाती है हम लोग यील्ड बेस्ड में करते हैं, और अगर नहीं हो पाती तो हम मौसम आधारित फसल बीमा में उस फसल को कवर करते हैं। एक और दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, वैभव है महाराष्ट्र से। स्वागत है वैभव जी, क्या सवाल है आपका? हेलो वैभव जी, सुन जी, वैभव जी सवाल पूछ लें अपना। हाँ, तो गए साल भी और इस साल भी हमने प्रीमियम भरे थे, लेकिन पैसे कुछ वापस नहीं आए। इस बार ज्यादा बारिश हो गई तो हमारा कपास भी खराब हो गया और सोयाबीन भी खराब हो गया। अच्छा, तो पैसे वापस नहीं आप आए बोल रहे हैं? जब आपका खराब हुआ तो आपने भर के फॉर्म दिया? हाँ, वो मेरे पास स्लिप भी है मैडम, एक 4,000 की, एक 2,000 की स्लिप है। ये कब ये बताएंगे कब का? 2019 खरीफ का है। कपास का जो है अभी उपज के आंकड़े आए नहीं है पूरे। 2019 का कपास का है, 18 का भी है। हाँ, 19 की मैं बात कर रहा हूँ। अब 4 जिले के बचे हुए, अब कुछ जिले के अभी कपास के बीमा का जो क्लेम है अभी जाना बाकी है। वो हो सकता है अगर आपका एरिया उपज के आधार पर अगर कमी पाई गई होगी तो आपके खाते में स्वतः ही आ जाएगी, और अगर कमी नहीं पाई गई होगी तो आप जानते हैं बीमा योजना में आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बीमा इसी तरह से काम करती है। ठीक है, एक चीज़ और भी है कि जैसे ये भी कह रहे हैं और एक और दर्शक जुड़े, उन्होंने भी कहा कि पैसा नहीं आ रहा। कई बारी आकलन करने वाले जो लोग हैं वो बीच में क्या गफलत कर सकते हैं, उनको ये छूट तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन क्योंकि उनके पास वो साधन है कि वो कर सकते हैं शायद, तो अगर इस तरह की कोई गफलत हो गई है किसान के साथ, उसको जो लगता है कि आपको ज़्यादा नुकसान हुआ है लेकिन जिसने असेसमेंट किया उसने कम करके दिखाया, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों की वो शिकायत कहाँ लेकर जाए? कोई पोर्टल है ऐसा जहाँ वो शिकायत कर पाए? इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहला हमने जब स्टार्ट किया था वार्तालाप तो उसमें बोले थे कि ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम लोग इसमें पूरे टेक्नोलॉजी का समावेश किए हैं, जिसमें किसानों का और अदर स्टेक होल्डर, बीमा कंपनी हो, चाहे बैंक हो, चाहे राज्य सरकार हो, सभी का विश्वास बना रहे। ये चीज़ें बनी हुई है। इसके लिए हम लोग जब यील्ड असेसमेंट होता है तो हम लोग एक एग्री ऐप डाला हुआ है, सीसी एग्री ऐप, जिसके सीधे उपज आंकड़े जो होते हैं वो
सीधे पोर्टल पर हमारे आ जाते हैं, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की चांसेस नहीं होती। इसके साथ साथ हम लोग प्रावधान किए हुए हैं कि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि प्लस गांव के प्रतिनिधि जो भी हैं, जब ये फसल कटाई प्रयोग होते हैं उपज आकलन के लिए, तो वो को विटनेस कर सकते हैं, उसके साक्षी बन सकते हैं। तो इसमें उनकी सहभागिता वहाँ है। इसके अलावा अगर लगता है कि किसी तरह की शिकायत आपको करना है, तो इसमें हम बहुत शिकायत निवारण तंत्र बना हुआ है, जो जिला स्तर पर भी है। बीमा कंपनी की अलग शिकायत तंत्र है, राज्य सरकार की शिकायत तंत्र अलग है। इसके अलावा केंद्र सरकार में भी बना हुआ है, जो आप किसान कॉल सेंटर के थ्रू आप हमारे पास शिकायत ला सकते हैं, पीएमओ में डाल सकते हैं, डिपार्टमेंट का हमारा वेबसाइट है उसके थ्रू रख सकते हैं। हर एक शिकायत का एक डॉकेट नंबर दिया जाता है और हम लोग चाहते हैं कि उसको एक समय अवधि के अनुसार हम उसको डिस्पोज ऑफ करें, निवारण करें। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और गुजरात से एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है सर, सवाल पूछ लें अपना। नमस्कार बहन जी। जी नमस्ते। हमारे 2 लाख का प्रीमियम कोऑपरेटिव बैंक है ना, उससे हम लेते हैं फसल के लिए, तो बीमा की रकम 11,500 रुपया कटता है। तो बीमा तो हमारे पास नहीं होता है, हर साल हमारे को 11,000 रुपया भरना पड़ता है। तो परेशानी क्या है? इस साल कितना बारिश हुआ, फसल बेकार हो गई, तो कुछ भी नहीं मिला, ये बात है। अच्छा, देखिए मैं इस संदर्भ में आपकी जो इच्छाएं हैं उसका भी हम लोग सम्मान करते हैं कि भाई आप जुड़ना चाहते हैं। लेकिन देखिए किसान इसमें आप जुड़ेंगे तो पहले जैसे सुधाकर जी ने बताए हैं कि आपको लंबे समय में जुड़े रहें तो इसका लाभ होता है। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब आपकी क्षति हुई है फसल का, उस टाइम हम आपके बीमा योजना से आपको क्षतिपूर्ति करें, आपको सहायता प्रदान करें। तो हर एक साल तो उपज नहीं होती है, लेकिन जो देखा गया 4 से 5 साल में एक बार क्षति होती है। और मैं बताना चाहता हूं कि जैसे आप किसी एक सीजन के लिए, तो किसानों से जो प्रीमियम आता है, हमारा जो है किसान का प्रीमियम करीब 4,500 के आसपास, 4,500 करोड़ के आसपास प्रीमियम आता है। और एवरेज जो किसानों को जो हम लोग क्लेम देते हैं वो 25,000 करोड़ के आसपास क्लेम जाता है। तो काफी है, किसानों को फायदा हो रहा है। और अगर आप किसानों के संदर्भ में देखेंगे, अगर किसी सीजन में या किसी क्षेत्र में अगर आप सच में अगर आप किसी का एनालिसिस करते हैं कि बीमा का लाभ किसानों को पहुंच रहा है या नहीं रहा है, तो आप उस क्षेत्र में देखें सच में जहां इसका कोई प्राकृतिक आपदा आया है। आप गुजरात में ही अगर आप देखेंगे तो गुजरात में 2017 में क्लेम अच्छा गया है। आप इस साल 19 में वहां फसल अच्छी हुई है, इसलिए वहां क्लेम नहीं गया है। दूसरी आप कह रहे हैं कि आपके लिए स्वैच्छिक बना दिया गया। अब आप इसमें अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप जाके संबंधित सहकारी बैंक में लिखित रूप से दे दे 7 दिन पहले कि तक कि कभी भी आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक पार्टिकुलर डेट है, कभी भी आप जब भी बैंक में जाएं वहां एक प्रपत्र है, उसमें भर के आप दे दे कि हम इस योजना से नहीं जुड़ना चाहते हैं, आप दे दीजिए। अगर आपको बीच में मन बदल गया कि नहीं हम जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप फ्री हैं, आ सकते हैं। फिर आप जाके CSC कॉमन सेंटर या फिर उसी बैंक के द्वारा कहें कि भाई हमने पहले विड्रॉ कर लिया था, अब हमारी बीमा में जोड़ दीजिए। ठीक है सर। और ये तो देखिए, ये तो फसल बीमा है, हर फसल के लिए आप जुड़ रहे हैं। जीवन बीमा आप कितने साल तक आप प्रीमियम पे करते हैं, क्योंकि आपको अनहोनी की आशंका नहीं होती है। कोई चाहता नहीं है कि किसी भी तरह की अनहोनी हो, लेकिन फिर भी एक डर बना रहता है कि अगर कल को कुछ हुआ तो फिर क्या होगा। वैसा ही फसल के साथ है, और फसल पर सिर्फ आप और आप निर्भर नहीं करते हैं। कृषि जो है वो रीढ़ है इस देश की, पूरा देश आप पर निर्भर करता है। तो आपके लिए जो योजनाएं लाई जा रही हैं, बस उनको थोड़ा सा देख समझकर आप अपना लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आप सजग रहें। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हिमाचल प्रदेश से मदन जी हैं, स्वागत है सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है जी कि हम नेगेटिव पर्पज जो है क्रॉप बीजी है खरीफ की, इसमें जो है जैसे कि अदरक है और ये राजमा है और ये क्या नाम लोबिया है, ये फसल बीजी हुई है। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताओ कि हमने जो है आज तक इसका यूज किया नहीं है, योजना का प्रोसेस क्या है कि हम जो है इनको डायरेक्ट बैंक में जाएं या बीमा योजना की कोई कंपनियां हैं उसके बाद के आप इस सरकारी के पास जाएं? ठीक है, जवाब दिलवाते हैं, सुधाकर जी बताएंगे आपको कि आपको क्या क्या करना है। देखिए, एक तो आपने कई तरह के फसलें के नाम ले लिया। कौन बताएगा ये आपको? हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहे हैं, आप सुनिए। हाँ मदन जी मैं बता रहा हूँ, सुनिए। हाँ, जैसा कि आपने कई तरह के फसलों का नाम लिया, आप खरीफ मौसम में शायद लगाते हैं,
तो हिमाचल प्रदेश में जो भी कंपनी कार्य कर रही हो, आप अपने जिला कृषि अधिकारी या नज़दीक के किसी भी बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर कहीं भी चले जाइए, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी बीमा कर रही है और किन किन फसलों का बीमा राज्य सरकार ने अधिसूचित कर रखा है। आपने जितने भी फसल का नाम बताए, हो सकता है सारे फसलों का बीमा वहाँ ना हो रहा हो, क्योंकि उतना एरिया में आप खेती क्षेत्र आधार पर नहीं होती हो। कुछ जो प्रमुख फसलें हैं जैसे धान है, और मेनली धान ही है आपके यहाँ खरीफ मौसम में, उसकी बीमा तो होती ही है। और जो छोटी मोटी फसलें हैं, अगर उसकी बीमा कवरेज करती होगी राज्य सरकार, तो आप किसी बीमा कंपनी, जो भी बीमा कंपनी आपके यहाँ काम कर रही है, उसके किसी एजेंट से, कॉमन सर्विस सेंटर से, सबसे नज़दीकी बैंक से कहीं भी जाके आप बीमा लीजिए। और अगर आपको घर बैठे बीमा कराना हो तो भारत सरकार का जो pmfy.gov.in उसके थ्रू आप सीधे घर बैठे बीमा करा सकते हैं। आपको हर तरह की सुविधा है और किसी भी तरीके से आप बीमा योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है सर, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे लगभग अब इस योजना को, पहले से भी योजनाएं थी लेकिन इसको लगभग 4 साल का वक्त हो गया है, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं उनके बारे में, आगे इसमें और कैसे बेहतरी की गुंजाइश आप देखते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, लौटेंगे तो इन सब पर चर्चा होगी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। अब ये योजना स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक इसको कर दिया गया है। पहले जो भी किसान ऋण लेते थे उनके लिए एक तरह की बाध्यता होती थी कि वो फसल बीमा योजना को भी चुने, लेकिन अब उनकी मर्जी है किसानों की कि अगर वो इस योजना से लाभान्वित होना चाहते हैं तो वो प्रीमियम पे करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा उनके साथ किसी तरह का कोई बाध्यता या दबाव नहीं है। लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में किसान भाई बहन हैं जो कि इस फसल बीमा के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ डॉक्टर सुनील कि अब 3-4 साल में या उससे पहले के अलग चैलेंजेस होंगे, लेकिन जब इस तरह की बड़ी योजनाएं, क्योंकि अपना देश बहुत बड़ा है और कृषि अगर हम देखें तो वो रीढ़ है इस देश की, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से कृषि ही है, और आजकल के जो हालात हैं उसमें तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वैसे में चुनौतियाँ क्या क्या रही हैं इस दौरान और क्या क्या सीखा गया है उन चैलेंजेस से? देखिए, जब ये योजना बनाई गई थी तो हम लोग बेसिक चीज़ इसमें रखे थे कि कम प्रीमियम और सही समय पर अतिशीघ्र भुगतान हो। ये दो चीज़ें थी जिसके आधार पर हम लोग काम करने लगे। कुछ स्टेक होल्डर्स में
समन्वय की कमी थी, उसके लिए हम लोग पोर्टल बनाए कि टाइमली हो सारा डेटा आए। इसके अलावा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स में त्रुटियां कुछ आई, उसके लिए हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग किए, ऐप लाए कि कम से कम विवाद हो और किसानों को जल्दी से जल्दी हो। इस संबंध में आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये 4 साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2 बार महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। पहला संशोधन हम लोग जो व्यवहारिक रूप में जब हम ऑपरेशनल चीज़ों में जो चैलेंजेस आ रहे थे कि बीमा कंपनियां देर से भुगतान करती है, तो हम लोग ने उस पर लगाया कि नहीं, 12% इंटरेस्ट के साथ आपको भुगतान करेगी बीमा कंपनियां, उस पर पेनल्टी का प्रोविजन किया गया। उसमें भी टेक्नोलॉजी लाया गया कि हाँ, जो हम लोग जो सैंपलिंग करते हैं उसमें भी हम स्मार्ट सैंपलिंग और अदर सारे मेथड से हम करें। तो ये सारे चीज़ें हम उसमें व्यवहारिक चीज़ें थे। राज्य सरकार पर भी दबाव डालने के लिए हम लोग डाले थे कि राज्य सरकार भी प्रीमियम, बहुत सारे जगह में देखे होंगे कि राज्य सरकार अपनी जो वित्तीय दायित्व है उनको सब्सिडी में वो भुगतान समय पर नहीं हो पाता है, किसी कारण से रहता होगा, दबाव के कारण नहीं हो पाता है, जिससे बीमा कंपनी क्लेम का भुगतान किसानों को नहीं कर पाते। तो हम लोग कोशिश किए हैं कि राज्य सरकार भी सब्सिडी लाएं, उनका भी एक दायित्व बना रहे, उनकी दायित्व फिक्स करने के लिए भी योजना में प्रावधान किया गया। अभी जो है हम लोग अभी खरीफ जो 20 है इसमें बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस किए हैं जो कैबिनेट ने मंजूर किया है अभी, और हम लोग इसी साल से इस जो चेंजेस आए हैं उसमें हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें जो पहले है कि किसानों की इच्छा के अनुसार ये वॉलंटरी स्कीम कर दी गई। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पर हम लोग बहुत जोर दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करें और आपका सही आकलन हो, इसको हम लोग सुनिश्चित करें। ये 2 चीजों पर हम लोग बहुत ज्यादा जोर दिए। ठीक है, पीसी सुधाकर जी, कितना महत्वपूर्ण है जिन सुझावों को एक तरीके से अब तो लगभग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम जा रहे हैं उन पर, और हो ही गया है। तो वैसे में और ज़रूरी ये है कि किसी तरह का कोई भी लीकेज ना रहे, क्योंकि जब शिकायतें अगर बढ़ती हैं तो फिर योजना के ऊपर भी सवाल उठने लगते हैं। वैसी स्थिति ना आए तो हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या कुछ और सुझाव लगातार आप लोगों की तरफ से दिए जाते रहें कि अगर इसमें हम इन चीज़ों को और शामिल कर लें तो और ज़्यादा बेहतर योजना ये हो जाएगी। सबसे पहले जो लीकेज की जहाँ तक बात है, तो ये स्कीम तो मेरा मानना है ये लीकेज प्रूफ है। ओके, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, पहले तो मल्टीपल एक किसान कई बार बीमा ले लेता था, तो उसको रोकने के लिए आधार मैंडेटरी किया गया है इसमें। तो वो किसान जो है वो एक लीकेज पॉइंट वो बंद हुआ। दूसरा, जो बीमा कंपनी क्लेम देती है अब वो सीधे किसानों के खाते में जाती है पैसा। पहले वो बैंक के थ्रू जाती थी, वो पैसा जहाँ से वो ऋण लिया है उसके थ्रू जाती थी, अब वो सीधे उसके खाते में पैसा जा रही है। तो वहाँ भी जो है लीकेज बिल्कुल ही बंद है। ठीक है। और सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट स्कीम में आई है कि स्कीम किसानों की और कई ऑर्गेनाइजेशन के सुझावों के आधार पे इसमें कई सारे ऐसे ही रिस्क को शामिल किए गए हैं जो किसानों की डिमांड के रूप से आए हैं। जैसे आपके खेत में ओलावृष्टि हो जाती है तो भी आप सूचना दे सकते हैं, आपके खेत का सर्वे होता है। बिल्कुल। भूस्खलन हो गया, मुख्यतः तो पहाड़ी इलाकों का है। उसके अलावा आकाशीय बिजली से आग लगना, ये तो सबसे हाल फिलहाल ही जोड़ा गया है। किसी एक किसान में आग लग जाएगा तो भी सर्वे का प्रावधान है। और एक और भी बात चल रही है, शायद गाइडलाइन भी तैयार हो गई है कि अगर जंगली जानवर जो है खेतों को नुकसान पहुंचा देते हैं, पालतू पशु नहीं, जो जंगली जानवर है, कहीं वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड बोर है, तो उसको भी सर्वे का प्रावधान निकल जाते हैं तो काफी नुकसान हो तो जाता है। उसको भी योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है। और वो भी शायद इस सीजन से कुछ स्टेट में इसको लागू भी किया जा सकेगा। ओके। अलावा इसके एक और चीज़ जो मैं समझना चाहूँगी आप दोनों से ही, सुधाकर जी पहले आप ही से मैं सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि अभी पेंडेमिक है, कोविड-19 से पूरा देश जूझ रहा है। कृषि एक ऐसा सेक्टर रहा जिसको सबसे पहले खोल दिया गया। एक मुख्य कारण उस समय क्योंकि गेहूं की फसल लगभग पककर तैयार थी, और अलावा उसके भी क्योंकि कृषि जब बढ़ेगी आगे तभी आगे उद्योग और बाकी, क्योंकि ये इंटरकनेक्ट है सारा मामला। तो वैसे में इस दौरान किस तरह के चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस से लोगों को, जो किसान भाई बहन हैं, उनको किसी तरह की दुविधा परेशानी ना हो, उनके लिए क्या किया जा रहा है? इस कोविड-19 के कारण जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि हम किसानों से डायरेक्ट मिल नहीं पा रहे। सिर्फ किसान ही नहीं, कोई भी जो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि ये योजना ऐसी है कि किसी एक एजेंसी का काम नहीं है। भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व है, राज्य सरकार इन्वॉल्व है, बीमा कंपनी इन्वॉल्व है, सारे जितने भी बैंकिंग नेटवर्क हैं वो इन्वॉल्व हैं, और जिले स्तर के जो भी सरकारी कार्यालय हैं सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सारे किसी में भी आपस में वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट जो होता है वो नहीं हो पा रहा। तो इसी कारण से जो सरकार या जो भी एजेंसी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट के माध्यम से कांटेक्ट कर रही है, और जो सूचनाएं हमें किसानों तक पहुंचानी होती है
पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से वो कंपनियां नहीं कर पा रही। तो उसके लिए सोशल मीडिया, आजकल तो ऐसे भी इंटरनेट का जमाना है, सबके हाथ में स्मार्टफोन तो है, स्मार्टफोन है, वो क्या टीवी है, सब अखबार है, सब कुछ उसी में है। तो उस सब माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए भी योजना के बारे में सूचना जो है पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। और कोशिश की जा रही है कि टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, और जैसे ही थोड़ा मोड़ा खुलेगा तो हो सकता है पब्लिसिटी वैन के माध्यम से सूचनाएं का आदान प्रदान अच्छी तरीके से हो पाएगा, ताकि किसान इसमें सम्मिलित हो पाए। ठीक है सर। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से। स्वागत है सर, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। मैं ये पूछ रहा हूँ, अपनी टमाटर का जो टमाटर है, जैसे मिर्ची और गोभी आती है ना, फूल गोभी, हाँ जी, उसका बीज रोप अभी लगाया हुआ है, 10 दिन 15 दिन का हुआ, 1-1 इंच आया, उसमें जड़ में जो जलन हो रहा है वो ऊपर से जा रहा है बीज। अच्छा, आप बीमा योजना के बारे में सवाल नहीं है आपका, आप फसल से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं? हाँ, फसल से संबंधित बीमा योजना में तो क्या है, हम किसान क्रेडिट कार्ड का बीमा जमा करा रहे हैं और कभी बीमा आया ही नहीं है, क्या बात करें बीमा में। अच्छा ठीक है, ये परेशानी एक है। देखिए, हम कह रहे हैं कि लीकेजेस नहीं है, लेकिन जो दर्शक जुड़ रहे हैं अगर उनको समस्या है तो उसके लिए आपने पोर्टल बताया सीसी एग्री ऐप, उसके थ्रू हम लोग देते हैं। और एक सीसी एग्री ऐप यील्ड डेटा के लिए है, और एक इंश्योरेंस ऐप है जो आप किसी स्मार्टफोन पर चला सकते हैं, उसमें आप अपनी सूचनाएं देख सकते हैं। ठीक है, वो पोर्टल से जुड़ा हुआ है। मैडम, इसमें एक बात मैं दूंगा, फिर से बोलूंगा। नहीं, बिल्कुल बताइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी किसान का अभी तक समस्या ज्यादातर जो आई है कि हमने प्रीमियम दिया, कुछ आया नहीं। तो पहले तो ये जो इंश्योरेंस अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं ना, इंश्योरेंस को पहले समझना होगा कि इंश्योरेंस है क्या। आप बैंक तो है नहीं, बैंक के जिससे काम करती है, आप 5 रुपए दिए तो बैंक आपको 5 रुपए देगा ही देगा, कुछ इंटरेस्ट लगा के भी देगा। हाँ, सही बात है। लेकिन बीमा उस तरह से कार्य नहीं करता। बीमा कार्य करता है कि जब आपको क्षति हुई है तो आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी, क्षति नहीं हुई है तो क्षतिपूर्ति कैसे हो पाएगी। ठीक है, तो ये जो समझ का थोड़ा सा गैप है, इस पर हम और बात करेंगे कि और समझ कैसे बढ़ाई जाए। आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो प्रीमियम आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर आपकी फसल को नुकसान नहीं हुआ तब आपको वो प्रीमियम बैंक के पास या जो बीमा कंपनी है वहीं पर रहेगा, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी फसल को नुकसान हुआ है तब आपके उस नुकसान का आकलन किया जाएगा और जितना आपको नुकसान हुआ होगा वो आपको पैसा मिलेगा। तो क्या आप जानकारियां सही जगह पर सही समय पर पहुंचा पा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। इस संबंध में मैं एक आंकड़े से उदाहरण देना चाहता हूं कि जो प्रति वर्ष जो है इसमें 5.5 करोड़ से 6 करोड़ किसान इसमें जुटते हैं इस योजना में, और लगभग जो है हम लोग 1 करोड़ से 1.25 करोड़ किसानों को लाभान्वित होता है इस योजना से। तो इसमें जहां क्षति होती है उसी किसानों को लाभान्वित किया जाता है। ठीक है, तो इस आंकड़े से देखें कि हर एक किसान हर एक सीजन में हर एक साल लाभान्वित नहीं होते हैं, जहां उनकी क्षति होती है वहां लाभान्वित होते हैं। तो कई किसानों को शायद ये आभास हो हर एक साल हमको मिले 5 करोड़, हमने कुछ भी प्रीमियम दिया है और देखिए छोटा मोटा नुकसान तो कृषि में होता ही है। एक्चुअली किसानों के लिए बताना पड़ेगा कि मनी बैक पॉलिसी नहीं है, बीमा योजना है। बीमा योजना में ये बीमा कंपनी करती है, कुछ प्रीमियम आप देते हैं और आप शेष प्रीमियम जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती है। ये बीमा की प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं, जहां क्षति होगी केवल उसी जगह कंपनसेशन मिलेगा। इसको इस तरह से समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर किसानों को समस्या है। आप इसको इस तरह समझिए कि अगर 10 किसान हैं तो 10 किसान कुछ रुपए एक जगह जमा किए, एक को नुकसान हुआ तो 10 का पैसा मिला के एक को दे दिया गया। ठीक है, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और देखिए इसको आप जीवन बीमा के साथ भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान होगा, कोई चोट लगेगी, एक्सीडेंट होगा, उस सूरत में आप क्लेम करते हैं। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप उस सूरत में क्लेम करते हैं कि देखिए हमारी गाड़ी डैमेज हो गई, तब आपको वो भुगतान होता है। तो फसल बीमा योजना भी जब आपकी फसल को नुकसान होगा, हम चाहते हैं कि आपकी फसल को नुकसान ना हो, किसी भी किसान की फसल को नुकसान हो, ये उसके लिए बहुत ही आघात वाली स्थिति होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं तो हो जाया करता है नुकसान, उस नुकसान की भरपाई कैसे करें, इसी के लिए फसल बीमा योजना है। थोड़ी सी और जानकारियां लेकर हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले,
पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। ये कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड से, एमडी राजा। स्वागत है सर, क्या सवाल है आपका? शायद आवाज नहीं जा पा रही उन तक हमारी। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत कर पाएं और जान पाएं कि उनका सवाल क्या है। एक चीज़ जो हम बात कर रहे थे सर कि सभी तरह की रबी और खरीफ फसलें आती हैं आजकल, क्योंकि ऑर्गेनिक का भी ज़माना है, तो ऑर्गेनिक खेती भी क्या इसमें सम्मिलित कर ली गई है या उसको अभी इंतज़ार करना है? देखिए ऑर्गेनिक खेती का ये योजना जो है ये हाई एंड कल्टीवेशन के लिए नहीं है, ये तो जन सामान्य के लिए योजना है। और जो ऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें इनपुट कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, तो और इस योजना की जो बीमित राशि है वो एक एवरेज रखी गई है, तो हो सकता है कि वो उसको उम्मीदों के ऊपर पर्याप्त ना हो। ऐसे चाहें तो नॉर्मल फसल के रूप में शामिल हो सकते हैं। अगर पूरे न्याय पंचायत या जो भी यूनिट है उसमें कमी आ गई तो उनको भी लाभ होगा, लेकिन सिर्फ उस खेत के लिए कैटर करने के लिए योजना नहीं है। नहीं, इसके अलावा और भी है कि जहाँ बृहत रूप में अभी ऑर्गेनिक खेती बहुत जगह में बहुत ज्यादा एरिया में पैचेज हैं, सिक्किम है जैसे, तो इस तरह के स्टेट्स में वो शायद पूरे ऑर्गेनिक स्टेट्स है, तो ऑर्गेनिक स्टेट से सभी लोग उसी तरह से करते हैं, तो उनके उपज आंकड़ा भी उसी का आधार पर है, तो वो है ऑलरेडी हम किए हुए हैं। उनके कॉस्ट भी उसमें स्केल ऑफ फाइनेंस किया हुआ, इस तरह का किया हुआ। लेकिन जहां किसान जो ऑर्गेनिक खेती कुछ एरिया में होता है वहां उन किसानों को भी फायदा नहीं होगा, लेकिन जहां बढ़ता जाएगा ऑर्गेनिक खेती तो सरकार इसको शामिल करेगी। इसके लिए अलग जो तकनीकी है अदर क्या हम इसको यील्ड असेसमेंट कैसे करें, क्योंकि हमें किसी हालत में अगर किसान है, किसान की हमको सुरक्षा देना है। ठीक है सर। और लॉकडाउन का क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे, तो इस दौरान कुछ रियायतें हैं किसान भाई बहनों को? देखिए लॉकडाउन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी तक हम किसानों को जो है एसएमएस के थ्रू सारी सूचनाएं हम लोग दे रहे हैं कि आपका कट ऑफ डेट क्या है, कौन कौन फसल बीमित हुए हैं, अभी आपका बीमित होंगे। अभी बहुत सारे राज्य सरकार ने अभी अधिसूचना जारी नहीं की है, तो हम जेनरिक टाइप का इन्फॉर्मेशन हम एसएमएस के थ्रू दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे राज्य सरकार फसल अधिसूचित करते हैं पोर्टल पर आएगा, पोर्टल के थ्रू हम इनको सूचनाएं देंगे। मिनिमम से मिनिमम कॉन्टैक्ट हो, इसके लिए हम लोग बहुत बृहत स्तर पर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मोबाइल के थ्रू या जो हमारे पोर्टल है उनके थ्रू बीमा करा लें, नहीं तो सीएससी के थ्रू करें। बैंक के लिए भी हम लोग प्रोविजन रखे हैं, एक्स्ट्रा कोई अगर ऑफिस लगाना होगा या कोई कैंप लगानी होगी जहां गांव-गांव में जाके हम लोग टारगेट करेंगे कि एक गांव का किसान हम टाइम देके कि भाई 10 किसान इस टाइम में आए, 20 किसान इसमें आए, उनके हम पंचायत से सहयोग लेते हुए हम प्लानिंग करके इस तरह से हम लोग किसानों को जो भी सुविधा होगा हम लोग उनके द्वार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे इस बार। ठीक है सर। स्टेटस अगर पता करना है
तो उसके लिए क्या तरीका है? कोई किसान अपने स्तर पर कर सकते हैं या पंचायत स्तर पर करना होता है? कैसे पता करें स्टेटस? किस स्टेटस? अगर आपका बीमा आपने शिकायत भेजी हुई है, आपका असेसमेंट हो गया है कि आपको नुकसान हुआ है, तो आपको वो पैसा स्वतः ही आ जाता है या कोई जानकारी भी आप इस बीच हासिल करना चाहे तो आप उस स्टेटस को लेकर जो भी बीमा कंपनी वहाँ कार्य कर रही है वो स्टेटस अगर जो आपने सूचना दे रखी है नुकसान की तो स्टेटस तो वही दे पाएगा। और अगर बीमा हुआ है या नहीं हुआ है वो स्टेटस देखना हो तो आप PMFY भारत सरकार की जो पोर्टल है PMFY.gov.in वहाँ जाके अपना स्टेटस देख सकते हैं। जी जी ठीक है। मध्य प्रदेश से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। सर क्या सवाल है सर आपका? मेरा सवाल मैडम ये है कि जब बरसात होती है खेतों में पानी भर जाता है तो उसका बीमा किसानों को मिलता नहीं, उसमें नहीं आता फसल बीमे में। अच्छा। इस और जो है प्रीमियम जो है सोसाइटी काटती है, बैंक काटते हैं, वो प्रीमियम बीमा कंपनी को चली जाती है। हेलो ठीक है, सुन लिया सर सवाल। जवाब दे रहे हैं। देखिए आप में कुछ फसल ऐसे होते हैं जिसमें पानी भरता ही है तभी वो फसल होते हैं। जैसे धान की खेती है तो धान में आपको जब तक पानी नहीं भरेगा तो फसल नहीं होगा। अगर ज्यादा बृहत रूप में पानी फसल भर गया तो सारे क्षेत्रों को डैमेज होगा। बाढ़ में कैसे सम्मिलित होता है? बाढ़ में सारे क्षेत्रों का डैमेज होता है। पहले ये कवर था लेकिन बीमा कंपनियों और बहुत सारे कंप्लेन और कंफ्यूजन हो गया था, तो फिर इसमें बीमा कंपनियों का अनुरोध आया कि हम इसको असेसमेंट इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं कर पाते हैं, हाइड्रोफिलिक प्लांट को निकाल दिया जाए। तो चूंकि क्या है कि आप उसमें क्या होता है, शिकायतें बहुत आ रही थी, तो हम लोग ने इसको अपने जो एक्सपर्ट है ICR और अदर से सलाह लेते हुए हम लोग देखे कि जो फसल जिसमें पानी भराव उनके लिए उपयुक्त है उस फसलों को केवल हम लोग जो है जल भराव से बाहर किए। बाढ़ और अदर आपदा के कारण या बृहत रूप में जल भराव होता है जिसमें फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है या आंशिक रूप से यील्ड बेस्ड में आती है, तो उसका हम लोग क्षतिपूर्ति करते हैं। बहुत छोटा सा जवाब सर, आपका जो पैसा मिलता है बीमा योजना के तहत आपको, उसमें कोई बार है कि इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलता, या जितना बड़ा आपका दायरा, जितना बड़ा नुकसान, उतना ही ज्यादा पैसा आपको मिल जाता है? देखिए किसी भी बीमा में एक बीमित राशि होती है। मान लीजिए 1 हेक्टेयर आपके पास पैडी है, 50,000 बीमित राशि है, आपको 50,000 तक मिल सकता है। ठीक है। अगर आपको 10 हेक्टेयर है तो उसको 10 से गुना कर लीजिए। ठीक है ठीक है। तो वैसा ही है, जितनी आपकी जमीन, जितना आपका नुकसान, उसी आधार पर आपका प्रीमियम भी हुआ होगा और उसी आधार पर आपको बीमा भी मिलेगा। इसमें हम और जोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे किसानों बहुत किसानों को शिकायत रहता है 1 रुपया और 2 रुपया हमें मिलता है। 1-2 रुपया नहीं है, आप जितना आपके पास खेत है, जितना सम इंश्योर्ड है और जितना क्षति हुआ, अगर 1% का क्षति हुआ तो सम इंश्योर्ड का 1% भी मिलेगा। तो अमाउंट बहुत, देखिए अब सरकार तो 25,000 करोड़ रुपए तक दे रही है, और अगर किसान फिर भी ये शिकायत कर रहे हैं कि उन तक पैसा नहीं पहुंच रहा है, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके स्तर पर भी कुछ दिक्कत परेशानी रह गई हो। तो जब भी कोई नुकसान हो तो आप पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करें, जितने घंटे के अंदर जानकारी देनी है वो, और सारी जो जानकारियां आपको पहुंचानी है वो समय पर और सही जगह पर पहुंचा दें, वो ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इस योजना का लाभ उठा पाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील कुमार जी आपका भी, और डॉक्टर PC सुधाकर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए वक्त निकालकर, और इतनी अच्छी ये योजना है और इस पर और ज़्यादा जानकारियाँ हमारे किसान भाई बहनों को देने के लिए। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमसे जुड़ सकते हैं और उसके माध्यम तमाम हैं जुड़ने के। मेल हम आपको बता देते हैं, hellokisan2015@gmail.com। आप मेल के थ्रू जुड़ सकते हैं। हेलो किसान फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं, हिंदी में आप टाइप करेंगे तो हमारा पेज खुल जाएगा और उस पर आप तमाम जानकारियां हम तक पहुंचा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है ही, और ये सुबह 6 बजे से लेकर रात तक कार्यरत रहता है, और सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप DD किसान कॉल सेंटर पर भी फ़ोन करके अपनी जानकारी जो भी आप चाहते हैं या कोई शिकायत सुझाव है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।